नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। बड़ोदरा में 2023 के चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा पार्टियों ने अब अपनी अपनी रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया है। और इसी बीच अब दोनों पार्टियां बड़े वोट बैंक माने जाने वाले दलित समाज को साधने में जुट गई है, क्योंकि यहाँ दलित समाज बहुतायत में है और सियासी तौर पर जागरूक भी। बीते 3 चुनावों का गणित देखें तो 3 कार्यकाल में से 2 कांग्रेस के रहे। इसके बावजूद बीजेपी एससी सीटों पर आगे है। और इसी बीच जब चुनाव को देखते हुए कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे भी जारी हुआ है। ये गोपनीय सर्वे दलित बहुल सीटों पर करवाया गया। 34 एससी आरक्षित सीटों पर हुए सर्वे में 7 सीटें तो ऐसी हैं जो कांग्रेस परिसीमन के बाद हो रहे चुनावों से ही लगातार हार रही है। 8 सीटों पर लगातार पिछले 2 चुनावों से हार रही है। बहरहाल दलित वर्ग को जोड़े रखने के लिए गहलोत सरकार ने कई संदेश दिए हैं और यही कारण है कि गहलोत सरकार में दलित वर्ग से 4 कैबिनेट मंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अर्जुन मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाकर दलित और राजस्थान को साधने का प्रयास किया है। बस अब देखना यह है कि राजनीति के दलित पद की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने को लेकर क्या भूमिका रहती है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी, बीजेपी नेता मदन राठौर जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। साथ ही आरक्षण मंच राजस्थान के उपाध्यक्ष अनिल गोठवाल जी भी मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। कोशिश बहुत रहती है, सरकार बहुत कुछ समाज को देने की कोशिश भी करती है, वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है, फिर आखिर क्या वजह है कि अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें, इस गणित को समझे तो कांग्रेस को उस लिहाज से सफलता नहीं मिल पाती है। अभी ये सर्वे क्या कहता है 2023 के लिए? श्वेता, मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप किसी भी आंकड़ों को लेकर देखें या किसी भी सीटों की जो आप चर्चा करना चाह रहे हैं, 34 सीट अनुसूचित वर्ग के लिए है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है, ये तमाम जो वर्गों की आप बात कर रहे हैं, इस देश के साथ में एक लंबी हिस्ट्री रही है। वर्ण व्यवस्था जो रही, उसके अंदर किस प्रकार से मानवीय जो जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे जितना भेदभाव रहा, कितना दंश इस देश ने कलंक में झेला। लेकिन अमेरिका जैसे देश के अंदर महिला को मत का अधिकार देने के लिए 100 साल लग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब लोकतंत्र को हमने स्वीकार किया, उस दिन से संविधान को जब से आत्मसात किया, तब से तमाम वर्गों को साथ में लेके जो आगे बढ़ने का काम किया, वो कांग्रेस और हमारी संविधान सभा ने किया। आज जरूरी ये है कि व्यक्ति को जाति के आधार पे बांट के या किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं, सर्वांगीण विकास के नजरिए से देखना चाहिए। और सर्वांगीण विकास का नजरिया ये हो सकता है कि तमाम लोगों की प्रतिबद्धता हमारी क्या है, हर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है, केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो गरीब वंचित जो पिछड़ा है उसे मुख्य धारा में लाया जाए, उसके सर्वांगीण विकास का किया जाए। ये सरकार की ड्यूटी है और उस ड्यूटी का निर्वहन हमने लगातार करते रहे हैं। इस भेद को कैसे मिटाया जा सके, किस प्रकार से टचेबिलिटी जो इस अभिशाप के तौर पर रही, इसके उन्मूलन के लिए हम लेके आए, किस प्रकार से उनके जो रिजर्वेशन बाबा साहब ने जो प्रावधान किए उसको किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन आज देश के अंदर जब सार्वजनिक उपक्रम नहीं रहेंगे, सार्वजनिक संस्थान नहीं रहेंगे, उनमें लोगों की भागीदारी नहीं रहेगी, उनके लिए जो डेवलपमेंट के लिए जो सप्लान्स होने चाहिए, बजट के अंदर जो सप्लान्स थे, वो आज सप्लान्स है वो केंद्र की सरकार ने डिस्टोर्ट कर दिए। किस प्रकार से जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया। हिंदुस्तान जो डाइवर्सिटी के साथ देखिए, बार-बार आप लोग सब यही कहते हैं जाति के आधार पर बांट दिया गया, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये जाति ही पर ही सबका फोकस हो जाता है। किस जाति से कहां पे वोट बैंक ज्यादा है, किस जाति के कैंडिडेट को टिकट देना चाहिए, कहां से हम जीत सकते हैं। और ये कोशिश हर कोई करता है, हम सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो। मौका जब आता है यानी चुनाव जब आता है तब इन्हीं चीजों पर फोकस रहता है। अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं कि सब वर्ग को लेकर विकास करना चाहिए, सरकार कर रही है, लेकिन अगर सीटों की बात करें तो उस लिहाज से क्या पहले से बेहतर स्थिति होगी? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से जो आज 34 सीटें जो आरक्षित हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, उस सीट पे ऐसे ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है। कांग्रेस के साथ में 2013 में एक भी एमएलए जीत के नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? तब देश के प्रधानमंत्री ने एक मॉडल दिया था देश के लिए। उन्होंने बात की थी उस हर वर्ग की, गरीबी उन्मूलन की बात की थी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात की, सबके समावेशी विकास की बात की थी, सबका साथ और सबके विकास की बात। लेकिन हम सब ने देखा जहां पे जो शैक्षणिक संस्थान है, जो विश्वविद्यालय है, जहां पे चिन्हित किया गया, हमने वेमुला का वो
कांड देखा जिसपे उस किसकी वर्ग के आधार पे उसकी हत्या कर दी जाती है। हमने वो संस्थान देखे जहां पे वो गरीब वंचित का बेटा पढ़ के शिक्षा लेके मुख्य धारा में जो आता है उन संस्थानों पे जो हमला किया गया, तमाम तरीके जो बिल्कुल बहुत सारे उदाहरण है आपके पास, आगे भी आपसे इस पर और बात करेंगे। कोशिश लेकिन कांग्रेस कर रही है, लेकिन मदन राठौर जी, दलित वोट तो सबकी मजबूरी बन चुका है, आप विकास करें या ना करें लेकिन वो वोट बैंक आपके साथ हो, ये कोशिश हर कोई करता है। बीजेपी भी यही करती आई है। 2023 को कैसे देखती है बीजेपी दलित वोट बैंक के हिसाब से इन 34 सीटों के लिहाज से? देखिए, हमने हमेशा सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करने का पूरा प्रयास किया है। विशेष रूप से दलित वर्ग जो पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको उत्थान करने के लिए हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक दिया था कि जो पीछे खड़ा है, अंत्योदय योजना लागू करी। ये भैरव सिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने की थी। जो अंत में खड़ा है उस व्यक्ति को कैसे हम मुख्य धारा में ला सकें, सबके साथ में जोड़ सकें, इस प्रकार का प्रयास। तो हमने योजना इस प्रकार की बनाई कि उस वर्ग को भी समृद्ध किया जाए, उस वर्ग को भी मजबूत किया जाए, आम आदमी की तरह वह व्यक्ति भी उसकी आय स्रोत बढ़े, इस दिशा में हमने चिंता करी। कांग्रेस ने हमेशा क्या ये लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया, कुछ समय तक जैसे लाभ देने के लिए रेवड़ियां बांटने का, ये सब कांग्रेस सदैव करती रही है। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमने उसका आर्थिक स्तर किस प्रकार से मजबूत बने इस दिशा में हमने काम किया, उसको रोजगार कैसे मिले। आप ये कह रहे हैं इसलिए आपको जीत मिली इन सीटों पे, ज्यादातर सीटों पर जीत आपको, मैं आपसे यही बात बताना चाहता हूं कि जैसे 2013 में अभी आरसी चौधरी साहब खुद कह रहे थे कि इनकी कोई सीट जीत करके नहीं आई, यानी हमने एससी वर्ग में 32 सीटें जीती, ये कोई कम बात नहीं है। तो हमने वहाँ उस वर्ग में काम किया। उसके बाद में इन्होंने वो रेवड़ियां बांटने का काम किया कि हम 10 दिन में ये कर देंगे। गिनती बोली थी राहुल गांधी जी ने राजस्थान में आकर के 1 2 3 4 से 10 तक गिनती बोली थी कि हम कर्जा माफ कर देंगे। थोड़ा उससे जरूर प्रभावित हुआ वो वर्ग, लेकिन तुरंत उसके बाद में जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें हमने देखा, और आप सब जानते हैं, आरसी चौधरी साहब इस बात को जानते हैं कि हमने 56% वोट एससी वर्ग का हमने प्राप्त किया। ये केवल 32% ये बड़ी उपलब्धि मदन जी। लेकिन 2008, 2013, 2018 हो चुका है, बीत चुका है, लेकिन 2023 है, क्या इसी तरह से कुछ होगा या 2023 बिल्कुल अलग होने वाला है? ये बेहद अहम रहेगा कि क्या वही रणनीति बीजेपी या कांग्रेस की रहेगी या कुछ नया सामने आएगा। योगेश जी बहुत अहम है ये अंदरूनी सर्वे क्या कहता है कांग्रेस का, अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि अभी भी कई ऐसी सीटें हैं, लगातार 3 बार जो हारी हैं वो 8 सीटें हमने दिखाई, 7 सीटें जो लगातार 2 बार हारी हैं वो हमने आपको बताई। तो लगातार जो सीटें हार रही वो तो एक अपने आप में सबसे बड़ा फैक्टर है ही, लेकिन कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक शेड्यूल कास्ट माना जाता रहा है आज़ादी की बात से ही, और परिसीमन के बाद से जो परिस्थितियाँ पनपी उनमें मदन राठौड़ जी का ही रेवदर, जगसी राम कोहली का विकल्प कांग्रेस अभी तक नहीं ढूंढ पाई, अनीता बघेल का अजमेर में कांग्रेस विकल्प अभी तक नहीं ढूंढ पाई। ठीक इसी तरह हम चंद्रकांता मेघवाल की बात करें, वो सीट भी बदलती है फिर भी जीत जाती है। और ये वो ऐसे दलित चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अभी तक अजय ही चल रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर जो कुछ ऐसी सीटें जो मारवाड़ में आती हैं, अब 2 ऐसी सीटें आ गई खासतौर से भोपालगढ़ और मेड़ता, यहाँ आरएलपी ने जन्म ले लिया, वो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। अब अशोक गहलोत ने क्या किया कि एक नए समीकरण पैदा किए हैं। दूदू को उन्होंने जिला बना दिया, शाहपुरा जो भीलवाड़ा का है आरक्षित विधानसभा सीट है उसको उन्होंने जिला बना दिया, और अनूपगढ़ को जिला बना दिया। ये तीनों वो सीटें हैं जहां कांग्रेस लगातार 2 या 3 चुनाव से कंटिन्यूसली हार रही है। तो एक मैसेज देने का काम अशोक गहलोत ने यहाँ पे किया, और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस का अभी विधायक नहीं है। बाबूलाल नागर है दूदू से, वो कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को निर्दलीय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जीते हुए तीनों जगह पर विधायक नहीं है। तो ये संदेश ये है कि आने वाले समय में कांग्रेस अब इन सीटों को साधना चाहती है। लेकिन योगेश जी, बिल्कुल आपने कहा कि जिले बनाए गए हैं, साधने की इन सीटों कोशिश है, लेकिन क्या वजह एक ये है कि इनके पास चेहरे नहीं है, कैंडिडेट नहीं है जो मजबूत स्तंभ की तरह जो लगातार जीत कर आ रहे हैं उनको टक्कर दे सके? यही वजह है कि लगातार कुछ भी परिवर्तन किया जाए कांग्रेस को हार देखने को? देखिए श्वेता, बहुत कुछ चीजें बीजेपी अब कर रही है। किसी ने सोचा था कि अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर बन जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी ने बहुत तरीके से ये काम किया, और मैसेज उनको राजस्थान में देना था, देश की राजनीति में तो दिया ही है। आप लॉ मिनिस्टर्स की पूरी सूची देखेंगे अगर, तो उसमें भीमराव अंबेडकर पहले लॉ मिनिस्टर हैं जो दलित समाज चाहते हैं। उसके बाद
अब अर्जुन राम मेघवाल का नाम आता है। तो ये एक संदेश देने का, आज ओम प्रकाश पहाड़िया को बीजेपी ने ज्वाइन कराया, जो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे हैं। जगन्नाथ पहाड़िया वो चेहरा या पहाड़िया परिवार वो फैमिली है जो हमेशा से कांग्रेस का पूर्वी राजस्थान में दलित वर्ग के बीच एक पर्याय रही है। जगन्नाथ पहाड़िया का इतना बड़ा प्रोफाइल था कि अच्छे अच्छे नेताओं का नहीं होता, वो राज्यपाल भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे। तो एक तरह से कहा जाए तो एक कोशिश बीजेपी कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस ने सावचेत रहते हुए इस तरह के सर्वे के काम किए हैं कि जहां पर अभी से तैयारियों में जुटा जा सके, कमजोर जो नब्ज मुझे लगता है इसी कारण ये तमाम कवायद हुई है, सर्वे वगैरह जो तमाम जो चीजें अब हो रही है, नजर आ रही है, वो इसी का कारण है कि कांग्रेस अपने पुरानी सीटें जो परंपरागत सीटें और जहां लगातार हार रही है वहां पे किस तरह से अब चुनावी रणनीति के साथ वहां जाना है। अनिल गोठवाल जी, दलित वर्ग राजस्थान में क्या सोचता है, क्या चाहता है? 34 सीटें बेहद अहम हैं और यहाँ पर अगर जीत हार कभी कई और ऐसी सीटें जहां पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। इस बार ये भी अहम हो जाता है कि आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी अनिल जी कर रहे हैं। इस वर्ग की मंशा क्या है, क्या सोच रखते हैं? पिछले 3 चुनावों की बात करें या 2023 से उम्मीद की बात करें? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ उस समय परिस्थितियां दूसरी थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का एक नारा दिया था और शिक्षा जगत के अंदर काफ़ी अनुसूचित जाति समाज ने अपनी योग्यता का परचम लहराया। मेरा ये मानना है कि जो जो शिक्षा बढ़ी है, आदमी में विवेक की एक शक्ति पैदा होती है, वो सोचता है कि मेरे साथ में कौन है। अब आप देखिए कि राजस्थान में अत्याचार की अगर कोई घटनाएं होती है तो सरकार का दायित्व है कि उन अत्याचारों को तो ये अनुसूचित जाति समाज देखता है। चाहे इंद्र मेघवाल हो जालोर के अंदर, उसकी जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में राज्य सरकार के लिए सोचा जाता है। ऐसे ही मेरा ये मानना है कि जो प्लान बनते हैं, ट्राइब सब प्लान बनते हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सरकार कौन सा दे रही है, उसके अंदर सबसे अभी आप देखिए कि हमारे अभी पिछले दिनों बहुत बड़ी महापंचायत हुई, उसके अंदर ये देखा गया कि हमारा आज तक राजनीतिक जो आरक्षण है 1% बढ़ाने का, उसकी हम पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं, सरकार बढ़ा नहीं रही है। तो ये कुछ चीजें हैं। 2 अप्रैल को केसेज हुए थे, उनके केसेज अभी तक नहीं निपटे। तो ये सरकार से मांग है। इस समय जब एक बार जब बीजेपी को अनुसूचित जाति समाज ने पूरा मैंडेट दिया था, उसके बाद में जब किसी प्रकार की हमारी जो योजनाओं के अंदर हमारे जो पैसा पास होता है ट्राइब सब प्लान में, जैसे रोड बननी है अनुसूचित जाति समाज के या वहाँ ऐसा, वो पैसा और कहीं डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये अब आज समाज जागरूक हो गया, वो देख रहा है कि हमारी एजुकेशन की क्या पॉलिसी है, क्या हमें अब मिल रहा है। तो ये कुछ चीज़ें डाइवर्ट करती है और ये मेरा मानना है कि लेकिन दलित वर्ग के विकास की बात तो हर पार्टी कर रही है, सरकार भी करती है। आपको क्या लगता है कि जो बातें की जा रही है, जो उनके लिए प्लान बनाए जा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है या उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता चुनाव के बाद? हाँ, नहीं, उसके गंभीरता के नहीं लिया जाता, वो कहीं डाइवर्ट हो जाता है पैसा। तो देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार 2 है। तो एमएलए के अंदर तो मैंडेट अलग जाता है। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं, उनके अंदर उनको लाभ मिलता है तो वो केंद्र सरकार के साथ हो जाते हैं। तो ये कहना कि केंद्र और राज्यों के अंदर एक ही ट्रेंड रहेगा, हाँ, ये ट्रेंड जरूर है कि इस बार कांग्रेस को मैंडेट दिया था। अब ये कांग्रेस का दायित्व है कि वो हमारी योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेरा ये मानना है कि जो हमारे योजनाओं का लाभ था, विकास था, शिक्षा के अंदर उन्नति का था, हमने तो करके दिखाया, लेकिन सरकार भी दिखाए। तो ये एक हमारे दिमाग के अंदर, जहन में, लोगों के अंदर, गांव गरीब ढाणी के अंदर ये चर्चा होती है कि हमारे साथ जो रहेगा, जो हमारा प्रतिनिधित्व, हम उसी को कराएंगे जो हमारे साथ देगा। बिल्कुल, एक लाइन में लास्ट कमेंट चाहेंगे योगेश जी। 4 मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हर कोई कोशिश सरकार की तरफ से है, लेकिन क्या इसका फायदा या इसका इम्पैक्ट जाएगा क्या इस समाज पर इस बार 2023 में? देखिए, मैसेज देने का काम गहलोत साहब ने किया है, लेकिन चुनाव के वक्त परिस्थितियां अलग तरह की होती है। उस वक्त सामने कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि शेड्यूल कास्ट के अंदर अशोक गहलोत लोकप्रिय है और शेड्यूल कास्ट के बीच में जब भी कोई बात आती है तो ब्यूरोक्रेसी में भी CS उन्होंने, आपको ध्यान, निरंजन आर्य को बनाया था, दलित वर्ग से आते थे और तकरीबन 8-10
IAS अफसर जो उनसे वरिष्ठ थे, उसके बावजूद CS बने। तो ये एक मैसेज देने का काम जरूर अशोक गहलोत ने किया है। अब वोट में कैसे तब्दील होते हैं ये अलग बात है, लेकिन बीजेपी के पास हम अलग राज्यों के समीकरण देखें, दूसरे राज्यों में वहाँ शेड्यूल कास्ट डाइवर्ट हुआ है, वो रोकना कांग्रेस के लिए बहुत अपने आप में बड़ा मुश्किल काम होगा। योगेश जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बात तो बेहद अहम है कि यहाँ पर अंदरूनी तौर पर सर्वे कर रही है कांग्रेस, बीजेपी भी क्या कोशिश करती है आने वाले वक्त में अपनी नब्ज टटोलने के लिए, लेकिन इतना जरूर है कि ये वर्ग जिस पर फोकस सभी का है, एक बड़ा वोट बैंक है, वो किसके साथ जाता है और वो चाहता क्या है, जो उसकी चाहत है क्या उसे पूरा कर पाएंगे पार्टियां। ये तो खैर चुनाव आने के वक्त ही बहुत कुछ बदलता भी है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी वक्त पार्टियां अपने आप को दे रही हैं ताकि जो सीट हार रही है उसे जीती हुई सीट में कैसे तब्दील किया जाए। चलिए इसी साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।